के आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही आइए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस 100 का बुलेटिन और जानते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। जमुई की इस सभा से बिहार में एनडीए के चुनाव रैलियों की शुरुआत हो गई। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जमुई की खूबसूरत धरती पर उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। पीएम ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी हुंकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए निर्णायक चुनाव है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कुछ विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कुछ विहार में एक रैली को संबोधित करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे कुछ विहार के लोगों के बीच जाकर उन्हें संबोधित करने को लेकर उत्सुक हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बेसुनिया से होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे से पहले दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कालमोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकास नगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर वे बहुत खुश हैं। तीसरी बार की अपनी सांसदी में वो मथुरा में बहुत सारे काम करने की योजना बना चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ एक रोड शो में भाग लिया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। केरल के अलाप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। INDI गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा। कर्नाटक के मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस उम्मीदवार HD कुमारस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और अपने पिता HD देवगौड़ा से मिलकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा ने हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ घटिया टिप्पणी करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा इससे पता चलता है कि मुख्य विपक्षी दल महिला विरोधी है। भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने महिला विरोधी टिप्पणी की है। यह न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान को पीएम ऊंचाई तक ले जाते हैं जबकि कांग्रेस इसे निम्नता तक ले जाती है।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। स्टार प्रवक्ताओं में शामिल गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उनको अच्छे जीन्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीजों को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाले सेल्स को टारगेट करती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी। कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। सपा ने बागपत लोकसभा सीट के प्रत्याशी को बदल दिया है। मनोज चौधरी की बजाय साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें सिंबल दे दिया है। अमरपाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। आप नेता संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बेल ही मिली है, वे शराब घोटाले से बरी नहीं हुए हैं। सीबीआई फरार आरोपी को सऊदी अरब से भारत वापस लाई है। केंद्र सरकार ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अपना अकाउंट आभा आईडी के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सीजीएचएस लाभार्थियों को आईडी को 30 दिनों के अंदर लिंक कराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सीजीएचएस ऐप को आईएसओ प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। लाभार्थी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने से लेकर नजदीकी सीजीएचएस अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना पहुंचे। 6 महीने पहले उनको कैंसर का पता चला था और वो मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली में थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील मोदी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं की हैं। श्रीलंका नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के 19 भारतीय मछुआरों को बुधवार को रिहा कर दिया गया। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए लिखा, घर वापसी 19 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से वापस लाया गया है और अब वो कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का PA-81 विमान द्विपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास के लिए जापान पहुंचा। सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली में अश्विनी बीएसएफ अधिकारी संस्थान में कला प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। यह प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। राजस्थान के उदयपुर के एक घर में पैंथर घुस गया, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार शुक्रवार को तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके असर से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 2 दिन और बादलों की आवाजाही बने रहने और 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो शुक्रवार को 35 डिग्री के आसपास रहेगा। शुक्रवार से लेकर रविवार तक तेज हवा चलेगी। इसके बाद तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। गुजरात के मोरबी में पनेली रोड पर एक फैक्ट्री में कल दोपहर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा। कर्नाटक के विजयपुरा के लाचन गांव में एक 1.5 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय उद्यान में 3,27,493 पर्यटक आए। आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर में मजबूत बढ़ोतरी के दम पर मार्च में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र की बढ़ोतरी 16 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इस महीने भारत में एक टीम भेजेगी, जो देश में 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश करेगी।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैंपस में भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित कर सकती है। मारुति सुजुकी ने किया 3 करोड़ कारों का प्रोडक्शन। कंपनी ने बताया कि उसने अपने 40 साल 4 महीने के सफर में 3 करोड़ वाहनों के उत्पादन का जबरदस्त आंकड़ा हासिल कर लिया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में अलग अलग तरह के वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 अप्रैल से 4 नए सूचकांकों को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये सूचकांक कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में लॉन्च किए जाएंगे। 2023-24 में बीते साल के मुकाबले यूपीआई में बड़ा उछाल देखने को मिला। लेन देन की संख्या के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शन में 56% का ग्रोथ हुआ। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। मैगजीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ऐसे एशियाई उद्योगपति हैं जो $100 बिलियन क्लब में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने काला नमक चावल की किस्म के निर्यात पर अहम निर्णय लिया है। सरकार ने 6 निर्दिष्ट सीमा शुल्क केंद्रों के माध्यम से इस पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है। भारत और मलेशिया के बीच संपर्क बेहतर बनाने के वास्ते मलेशिया एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर साझेदारी के लिए प्रारंभिक समझौता किया है। भारत में अब तक $50 अरब निवेश कर चुका अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन समूह आगामी वर्षों में भारत में अतिरिक्त $25 अरब के निवेश की योजना बना रहा है। HCL टेक ने ऐलान किया कि उसने उद्योग समाधान निर्मित करने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने कहा कि भारतीय यात्री अब सिंगापुर में 8,000 व्यापारियों के बीच तत्काल, निर्बाध और सुरक्षित भुगतान के लिए फोन पे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ताइवान में कल आए 7.7 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली की कोशिशों में जुटा हुआ है। ताइवान में 10 मंजिला यूरेनस बिल्डिंग जो कि भूकंप के कारण झुक गई है, उसके किसी भी वक्त गिरने की आशंका है। उत्तर कोरिया के मैक्सिको में आग की लपटें फैल गई हैं। देश में सूखे के कारण दर्जनों जंगल में आग भड़क उठी थी। निवासियों ने मक्के के खेत में लगी आग को बुझाने के लिए घंटों काम किया। तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर वान में कुर्द समर्थन वाले निर्वाचित मेयर अब्दुल्ला ज़िदान को उनके पद पर बहाली की गई है। चुनाव बोर्ड के इस फैसले के बाद से हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए 100 अरब यूरो के फंड देने पर विचार किया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी रवांडा प्रवास योजना लागू करने की दिशा में आ रहे गतिरोधों को हटाने के लिए मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन से हट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए फिलिस्तीन अपना दबाव बढ़ा रहा है, वो भी उस समय जब गजा में इजरायल और फिलिस्तीनी हमास आतंकवादियों के बीच चल रहे संघर्ष को 6 महीने होने वाले हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिम में कई शहरों पर खराब मौसम का भारी प्रभाव पड़ा है। एक के बाद एक आ रहे बवंडरों ने शहर के बुनियादी ढांचे, घरों और सांप्रदायिक क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उसने आगाह किया है कि 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रह सकता है। वह लगातार 3 साल तक घाटे में रह सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 106 रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने 39 गेंद में 85 रन की शानदार पारी खेली। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोटिल होने के बाद आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले को 192 रन से जीतकर 2 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में 36 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4,500 रन पूरे कर लिए। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 3 मैच की T20 सीरीज को श्रीलंका ने 2-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन का मानना है कि इंग्लिश टीम भारत में टेस्ट सीरीज 4-1 से हारने के लिए बदकिस्मत रही। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर समाप्त हो गया।
शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में हमवतन खिलाड़ी अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हराया। डोपिंग के प्रतिबंध से वापस आने के बाद सिमोना हालेप मैड्रिड ओपन में खेलती नजर आएंगी। मैड्रिड ओपन में हालेप को मिला है वाइल्ड कार्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार खेल जारी है। टीम ने कल मुकाबले में एस्टन विला की टीम को 4-1 से हरा दिया। मैन सिटी की इस जीत में टीम के स्टार खिलाड़ी फिल फोडेन का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। आर्सेनल की टीम प्रीमियर लीग में दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी ल्यूटन टाउन को 2-0 से हराकर हासिल की। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रोजेक्ट को भेजने के लिए 1 अगस्त 2024 से वेबसाइट खुल जाएगी। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2024 तय की गई है। संजय लीला भंसाली के आगामी सीरीज हीरा मंडी का दूसरा गाना तिलिस्मी बाहें रिलीज हो चुका है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान तब्बू की फिल्म क्रू ने 50 करोड़ रुपए के कलेक्शन की ओर बढ़ चुकी है। ये मेरी फैमिली 3 का नया सीजन दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्दी OTT पर भी रिलीज किया जाएगा। तेलुगु अभिनेता विश्वक्सेन ने अपनी फिल्म गामी OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। लक्ष्य लालवानी की फिल्म खिल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुनीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक साझा की। मनोज वाजपेयी फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रेग मैक्रे एक्शन का तड़का लगाते नजर आएंगे। क्रेग मैक्रे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है।